कैमूर की एक स्थिति ऐसी थी कि वहाँ से बनारस सटा हुआ है, 65 किलोमीटर है वहाँ से। तो मेरे को लगा कि बक्सर में लगाते हैं तो यहाँ पे लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। तो समझिए कि बिहार का लगभग में सबसे एडवांस हॉस्पिटल था जब मैंने यहाँ पे डाला था। आपके आसपास में पटना वगैरह में भी कोई इमरजेंसी उस समय तक नहीं चला था। चाउमीन वगैरह खाता, उसमें अजीनोमोटो का मात्रा वही है कि जैसे रहन सहन जिसका एसी में रह गया, आप उसको धूप में खड़ा करिए, कैसे बर्दाश्त करें। और इसका बहुत सारा बैड इफेक्ट है। उसमें जो रैप लगाते हैं 64,000 का रैप पे बच्चे को आपको सुला के आपको 4,000 रोज लेंगे, 4 दिन का 16,000 आप देंगे, गाली देकर अंत में चले जाएंगे। बड़ी महंगाई लगा 1.5 लाख रुपया कमाने, तनख्वाह वाला नौकरी, गाड़ी, सारा नौकर, सारा व्यवस्था छोड़ करके आकर के इस शहर में आके हम घुस गए अचानक। आप सब कुछ ठीक है, अगर आप टेंशन में जी रहे हैं तो आपको बीमारी जरूर पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देसी डोज में, जहां आज हम बात करेंगे बक्सर के एक बहुत ही जानी मानी हस्ती से। उनकी पहचान ये है कि उन्होंने बक्सर में जो बच्चों का इलाज है उस इलाज को एक नया आयाम दिया है। जिस इलाज को कराने के लिए लोगों को बनारस और पटना जैसी जगहों पे जाना पड़ता था, वो इलाज अब बक्सर में मिलता है और बहुत ही सहूलियत के साथ मिलता है। कहा जाता है कि ईश्वर की सबसे खूबसूरत दी हुई अगर कोई चीज़ है तो वो है बच्चे। और उन बच्चों में जब कोई समस्या आ जाए, जब बच्चों को कोई बीमारी हो जाए, तो माँ बाप जो होते हैं उनका परेशान होना लाजमी होता है। लेकिन बक्सर में एक ऐसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर मेजर पीके पांडे सर, स्वागत करते हैं हम उनका अपने कार्यक्रम में, जिन्होंने बच्चों की जो चिकित्सा है उसको एक नया आयाम दिया है बक्सर में। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत में सर, सबसे पहले तो बक्सर के बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि आपने अपना जो एजुकेशन है वो कहाँ से पूरा किया है, आपका जो नेटिव प्लेस है वो क्या है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, लोगों को लोग जाने। बेसिकली मैं कैमूर जिले का रहने वाला हूँ जी। और भगवानपुर थाना के अंतर्गत हमारा गांव है। और जो हमारा शिक्षा दीक्षा हुआ वो गांव से ही हुआ। तो गांव से ही, और बहुत लेट स्टेज में मैंने पढ़ाई शुरू किया था। अच्छा। ठीक है, फर्स्ट टाइम मतलब 5th क्लास से मैंने पढ़ाई शुरू किया था। अच्छा। पहले बहुत लेट स्टेज में। और पढ़ाई शुरू करने के बाद बहुत तीव्र गति से मैंने प्रोग्रेस किया। जी। बहुत जल्दी, मतलब कम समय में फिर हाई स्कूल पास करना, इंटर पास करना। तो हाई स्कूल तक तो मैं सरकारी विद्यालय से ही पढ़ा हूँ, इंटर भी सरकारी विद्यालय से ही पढ़ा हूँ। जी। उसके बाद मैं बनारस चला गया था और वहाँ पे फिर कुछ दिन रहने के बाद फिर इलाहाबाद चला गया। वहाँ पे मैंने अपना ये, उस समय CPMT हुआ करता था। जी। जी। और ऑल इंडिया PMT हुआ करता था, तो उसका एग्जाम दिया और वहाँ पे मैं क्लियर किया और रैंक मेरा बहुत अच्छा था। जी। लेकिन मेरा पढ़ाई वहीं से हुआ था, इलाहाबाद से ही, इसलिए मैंने इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से ही फिर, क्योंकि जहाँ से आप पढ़े हैं वहाँ के आसपास के बारे में जानकारी होती है, तो वहीं पे मैंने वहाँ पे मौलाना आजाद मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से मैंने MBBS की पढ़ाई की। और फिर वहाँ से करने के बाद मैं सैनिक आर्मी मेडिकल कोर में, सेना में शामिल हो गया और फिर वहाँ पे नौकरी की। नौकरी करने के दौरान लगा कि नहीं, थोड़ा जितने हम लोग अच्छे इस सब संसाधनों के बारे में वहाँ पे जानकारी हासिल किए हैं, तो उसको कहीं समाज में जहाँ पे बहुत पिछड़े लोग हैं, जहाँ पे कि अभी चिकित्सा व्यवस्था नहीं पहुँची, वहाँ पे लेके पहुँचाए। तो ये मेरे मन में सोच चल रहा था कि ये सब लेकर के मैं गांव की तरफ फिर से दोबारा इसको लेकर के जाए। तो मैं नौकरी के दौरान ही अपना मेडिकल की तैयारी, जो पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी होती है, वो करना शुरू कर दिया। और मैं 3 टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम क्लियर किया था, बट सर्विस 5 ईयर कंप्लीट होने के पहले आप उसमें नहीं जा सकते हैं, इसलिए मैं उसको छोड़ता गया। और लास्ट में बहुत अच्छा रैंक आया, तो फिर मैंने वहीं पे फिर से मैं एक्स सर्विसमैन कोटे से नौकरी छोड़ने के बाद फिर जा करके फिर आर्मी से ही मैंने अपना MD का एग्जाम, वहाँ पे MD किया। और MD करने के बाद वहाँ पे बहुत अच्छा नॉलेज मेरे को गेन हुआ, तो उसको लेकर के मैं फिर MD कहाँ से किया? MD किया है आर्मी हॉस्पिटल, R&R रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल है, जी। न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। वहाँ से मैंने अपना MD किया है। अच्छा। और वहीं पे फिर फेलोशिप किया। फिर वहाँ से करने के बाद फिर मेरे को लगा कि नहीं, इतना बड़ा चीज़, क्योंकि अब आर्मी हॉस्पिटल
रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल है, वो इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल में से एक है। और जो इक्विपमेंट हैं वहाँ पे बहुत एडवांस होते हैं। तो उन चीज़ों को मैं जब देखा और फिर लगा कि 5 साल बाद यहाँ पे पढ़ने के बाद फिर आपको पोस्टिंग फिर छोटे-छोटे जगहों पे जाना पड़ता है। तो मैं सोचा कि यहाँ से पढ़ के अब निकलूँगा और किसी अपने या तो डिस्ट्रिक्ट में जाऊँगा, तो वहाँ पे जा कर के अगर इतना बड़ा-बड़ा इक्विपमेंट मैं लगा देता हूँ, तो लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मेरा कैमूर घर था, लेकिन कैमूर की एक स्थिति ऐसी थी कि वहाँ से बनारस सटा हुआ है, 60 नजदीक है, हाँ 65 नजदीक है, किलोमीटर है वहाँ हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को लगा कि बक्सर में लगाते हैं तो यहाँ पे लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, ज्यादा फायदा। क्योंकि यहाँ से बनारस की भी दूरी 130 किलोमीटर और पटना का भी लगभग 130 किलोमीटर की 130 दूरी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं लेकर के यहाँ पे, और यहाँ पे उस समय जब मैंने हॉस्पिटल खोला था, तो समझिए कि बिहार का लगभग में सबसे एडवांस हॉस्पिटल था जब मैंने यहाँ पे डाला था। और देश के भी कई जो एडवांस हॉस्पिटल हैं उसके कंपेयर में मेरा हॉस्पिटल था, क्योंकि उस समय वेंटिलेटर, जो आधुनिक वेंटिलेटर सुविधा थी, वो लेके आया मैं। थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया लेकर आया, जबकि लोग बहुत कम लोग उसका नाम भी सुने थे। और इसके बाद एचएफएनसी लेके आया, और बच्चों के लिए इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह बहुत आधुनिक इक्विपमेंट लेकर के यहाँ पे आया। पैसे भी नहीं थे तो बहुत सारा लोन उठाकर मैंने उस समय इक्विपमेंट, और एक ऐसी थी कि मान लीजिए हमने नौकरी छोड़ा और उसके बाद पैसे नहीं थे तो बहुत सारा लोन मैंने ले लिया, और ले करके धड़ाम से, जैसे होता है ना कि एकाएक आकर के यहाँ पे टपक पड़ना, और टपका। और संजोग से बहुत ज़्यादा मेरे को सफलता मिली, और धीरे धीरे मेरा लोन भी सब पूरा हो गया। और अब धीरे धीरे जो भी है आ रहा है, लोन ले रहे हैं तो अपना बिल्डिंग वगैरह बनता गया और हॉस्पिटल भी खड़ा हो गया। तो इसमें बहुत बड़ा निर्णय था कि नौकरी छोड़ देना, एक मतलब इस्टेब्लिश सर्विस होती है आर्मी की, उसको छोड़ के फिर लोन लेकर के एक नया जगह पे, जहाँ की मेरे को बक्सर में कोई नहीं जानता था, यहाँ पे लेके आया। और बहुत ही आधुनिक, मतलब अपना प्रशंसा नहीं करना चाहिए, फिर भी जो मैंने इक्विपमेंट लिया, कोरोना काल में जब लोगों ने इस इक्विपमेंट के बारे में जानकारी किया कि एचएफएनसी कोई चीज़ होती है, तब लोग जाने हैं कि एचएफएनसी इधर आपके आस-पास में पटना वगैरह में भी कोई एचएफएनसी उस समय तक नहीं चलाता था जब मैं लेके आया था। और कोरोना काल के पहले मेरे पास 6 एचएफएनसी हुआ करती थी, वेंटिलेटर भी रेयरली कोई यूज़ करता था। तो ये सारी इक्विपमेंट लेकर आया है और लोगों को बहुत उससे बेनिफिट मिला। हाँ, 2 चीज़ें होती हैं देखिए कि हेल्थ सिस्टम में 2 टाइप की सर्विसेज होती हैं, गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं, एक जो भी गवर्नमेंट की सुविधा नहीं होती उसको हम लोग सोचते हैं कि प्राइवेट सेक्टर से उपलब्ध कराएँ। लेकिन दोनों जो सुविधाएँ होती हैं आपके पब्लिक के ही पैसे से होती हैं। मान लीजिए वहाँ पे टैक्स के पैसे होते हैं, यहाँ पे हम फी लेते हैं वो पैसे होते हैं। लेकिन ये हमारी अ, सोच होती है कि जो गवर्नमेंट के पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए लोगों को बाहर भागना पड़ रहा है, वो यहाँ पे अवेलेबल करा दें, कि मान लीजिए वहाँ से निकलता है कोई कि भाई ये चीज़ यहाँ नहीं है, तो कम से कम इस शहर में उपलब्ध हो जाए कि उसको दूर-दूर भागना ना पड़े। रिज़ल्ट तो देखिए किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी आधुनिक चीज़ें हैं उसको यूज़ करके लोगों को बीमारियों से हम लोग मुक्त करें। तो सब एक चीज़ और, आपने कहा कि आपका ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छा था, हुँ, तो चूंकि आपकी पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल से हुई थी, तो मैं चाहूंगा इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि आप अपना रैंक एक बार जरूर बताएं कि जो बच्चे देखें उनको ये समझ में आए कि जो हुआ बना हुआ है कि दिल्ली और कोटा जाके अगर आप एमबीबीएस की तैयारी करेंगे, प्राइवेट बढ़िया स्कूल से पढ़ेंगे, तभी आप एमबीबीएस जैसा एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। उनके लिए एक नज़ीर बने कि नहीं भाई, सरकारी स्कूल से पढ़ के भी हाँ, और 320 मेहनत। मेरा रैंक था उस समय। 320 रैंक हाँ, था। बहुत अच्छा रैंक था। और जो भी मैं कॉलेज उस समय कौन सा ईयर था? 2002। 2002। हाँ, 320 हाँ, रैंक। हाँ। चलिए। तो उस समय था, तो उसमें बहुत अच्छा रैंक होने के बाद भी मैं सोचा कि जब यहीं से पढ़े हैं और हम्म। थोड़ी-सी और नई जगह पे जाने पे आपको सेटल होने में दिक्कत होती है। हाँ आर्थिक बिल्कुल बिल्कुल। स्थिति से लेके आपको सारी स्थिति बहुत अच्छी हो तभी आप बड़े शहरों की तरफ मूव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें था कि यहाँ से जाना-आना भी आसान था और हमेशा आने-जाने में का लगा रहता था, पढ़ते समय तैयारी करना, तो मैंने वहीं पे उठाया था अपना। हम्म। और उसके बाद मैं फिर आर्मी में चला गया, आर्मी से वहाँ गया, फिर आपका यहाँ आ गया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं आप। तो सब आजकल के जो बच्चे हैं, न्यूली बॉर्न नहीं, जब बच्चे खाना पीना शुरू करते हैं, हुँ, हुँ। तो आजकल एक ट्रेंड देखने में आ रहा है कि बच्चे फास्ट फूड की तरफ बहुत तेजी से भाग रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा गार्जियंस के लिए भी और बच्चों के लिए भी, जो बच्चे समझते हैं हुँ, चीज़ों हुँ, को, हुँ, हुँ। कि इन फास्ट फूड्स का शरीर पर क्या इम्पैक्ट होता है, और कैसे माँ बाप के लिए कैसे ये चैलेंजिंग है कि बच्चों को फास्ट फूड से दूर रखें। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि
फास्ट फूड केवल बच्चों का पसंद नहीं, एडल्ट लोगों का भी पसंद है, और जो आप करेंगे वही आपके बच्चे सीखेंगे। सीखेंगे निश्चित, तो इसमें तो कोई ये शक पीढ़ी नहीं। दर पीढ़ी चलती है, और जो हमारे सोच में रहता है वो बच्चों में जाता है। तो ऐसा कह देना कि केवल बच्चों का पसंद है, ये गलत है। पसंद हमारा है, इसलिए बच्चों को अच्छा लग रहा है। लग रहा है बिल्कुल। दूसरी चीज है कि देखिए, हमारे जीवन में चाहे बच्चे हों, चाहे एडल्ट हों, चाहे कोई भी हो, तीन चीजों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि हम स्वस्थ रहें कि बीमार रहें। हम्म, इसमें हमारा पहला खान पान का स्तर है, ठीक है। दूसरा फिजिकल एक्टिविटी का स्तर है, हम्म, और तीसरा हमारा घर का इन्वायरमेंट। ठीक। अगर तीनों में हम कहीं छेड़छाड़ करते हैं तो समस्या आनी है, आपके शरीर में विकार होगा। तो जो खान पान की बात करें, फर्स्ट में उसी को लेता हूँ। अगर हम अपने पुराने समय से देखते आ रहे हैं, हम लोग तो एक ऐसा समय देखे हैं जब लोगों को घर में अच्छे से भोजन नहीं होता था। तो जो हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम कुछ भी खाएं और अपने रिक्वायरमेंट से बहुत ओवर ले रहे हैं, तो ये पता है कि हमको कोई ना कोई समस्या आज नहीं होगी तो कुछ दिन बाद होगी। बात होगी। और जो डाइट होती है उसमें बैलेंस डाइट लेनी होती है कि क्या क्या हमको लेना है लगभग में। तो जो हम घर पे खाना खाते थे या आज भी खाते हैं, उससे जो मार्केट के खाने होते हैं, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ लोग डालते हैं कि उसका टेस्ट थोड़ा अलग टाइप का हो, और जो भी ये डालते हैं मटेरियल, उसमें उसका कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट हमारे शरीर पे होता है। जैसे कि एक मान लीजिए कि मोमो वगैरह हम लोग खाते हैं, चाउमीन वगैरह खाते हैं, उसमें अजीनोमोटो का मात्रा, हम्म। जो कि हमारे बोन पे बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट डालता है। अच्छा, हाँ, अजीनोमोटो। अजीनोमोटो होता है, उसको डालते हैं लोग, थोड़ा सा उसका टेस्ट अलग होता है। अच्छा। आप कुरकुरे वगैरह में भी डालते हैं, नमक ज्यादा डालते हैं, मसाले ज्यादा डालते हैं, तो वो क्या करता है, उसको टेस्ट को ऐसा कर देता है कि आप जो नॉर्मल खाना खा रहे हैं, उससे अधिक खाएंगे। उसके लिए ये इसका जो थ्रेशोल्ड है कम कम हो जाता है। तो टेस्ट का जो आप टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको थ्रेशोल्ड सेचुरेट आपको टेस्टी लगने के लिए वो लेवल थोड़ा बढ़ जाता बढ़ है। जाता तो जब आप घर का नॉर्मल खाना खाएंगे तो आपका ऑलरेडी टेस्ट बस सेचुरेटेड है, तो वो टेस्टी आपको लगेगा ही नहीं कि खाना खाएं। है। तो आप इसको अगर चाहें कि हम इसको कम करें, तो आपको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि चाय डेली पीते हैं, और चाय में आप शक्कर का मात्रा बहुत ज्यादा लेते हैं। आप देखिए, अगर थोड़ा थोड़ा आप कम करना शुरू कर दिए उसमें शक्कर की मात्रा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बिना शक्कर वाली, बिना शुगर वाली चाय भी अच्छी लगने अच्छी लगेगी। लगने लगेगी बिल्कुल। ठीक है। वैसे ही आप अगर खाने में नमक डालते हैं, अगर बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, नमकीन चीजें लेते हैं, मान लीजिए कि चावल दाल रोटी सब्जी के अलावा आप पिकल ले रहे हैं, अलग से चटनी ले रहे हैं जिसमें कि आप हाई सॉल्ट का यूज करते हैं, तो उसको अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करेंगे, तो एक दिन आपको नॉर्मल खाना जो खाते हैं वो आपको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन अब मार्केट में है कि आपका बच्चा छोटा है, आपके बगल में एक दुकान है, वहां पे कोई आपका आप नहीं भी देते हैं, आएगा रिश्तेदार लेके, भाई बच्चे हैं, दो ठो पैकेट आपको चिप्स दे दिए, तो उसमें इतना ज्यादा साल्ट है, उतना ज्यादा मसाला है कि फिर आपका जो बच्चे को जो नॉर्मल खाना दे रहे हैं वो अब टेस्टी नहीं लगेगा। हम्म, और इसमें हम ही लोग जैसे पिज्जा खा लिए, बर्गर खा लिए, चाउमीन खा लिए, तो उसमें मसाले और ज्यादा होते हैं। उसके अब बैक में अब जाते हैं वापस जा करके, मतलब वही है कि जैसे रहन सहन जिसका एसी में रह गया, अब उसको धूप में खड़ा करिए तो कैसे बर्दाश्त करेगा। यही चीज। अगर धूप में जाने के लिए तो धीरे धीरे उसको फिर उसमें अनुकूलन लाना पड़ेगा न? उसमें एडाप्टेशन जब तक नहीं आएगा तब तक वो नहीं उसमें जाकर के फिट होगा। तो ये इसी का हमारे शरीर पे बैड इफेक्ट है। हमारे प्रचलन में आ रहा है कि हमको खुद जब ज्यादा नमकीन चीजें, ज्यादा मसालेदार चीजें अच्छी लग रही हैं, तो बच्चे को कैसे लेंगे। तो पहले हमको अपने आप को सही जगह पे सुधारना लाना होगा। होगा, बच्चे सुधारना, ऑटोमेटिक पहले सुधर खुद को जाएंगे। सुधारना होगा, हाँ तब हाँ। बच्चे सुधरेंगे। हाँ, पहले बिल्कुल। अपने आप को सुधारना होगा। हाँ। और इसका बहुत सारा बैड इफेक्ट है, हम्म। बहुत सारा बैड इफेक्ट है। अब अब अभी तो ये हमारे कई लोग ने, डॉक्टर ने वीडियो डाला है इस पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे डाल रहे हैं लोग कि बच्चों को कम नमक, नमक नहीं दो, चीनी नहीं दो खाने। हम तो कहते हैं कि सब दो, लेकिन लिमिट जो में, लिमिटेड दो, रिक्वायरमेंट में दो। रिक्वायरमेंट अब के हिसाब आपने बोला कि भाई शुरू के हमने 4 महीने बच्चे को नमक ही नहीं दिया और 2 पैकेट कुरकुरा दे दिया, तो वो आपका सारा से। चार मेकअप हो महीने का गया। मेहनत बराबर हो गया। मेकअप हो गया। हाँ। हाँ तो बिल्कुल। ये जो रिसर्च चल रहे हैं इसलिए चल रहे हैं कि एवरेज देख रहे हैं, एवरेज साल्ट आप कितना ले रहे हैं, तो एवरेज तो आप बहुत ज्यादा ले लिए, हम्म। शुरू में दिए नहीं। उससे क्या होगा, अगर 2 महीने आपने खूब खिला दिया उसको। तो ये बैलेंस में लीजिए, क्योंकि हमारे शरीर को सोडियम की भी जरूरत है, नमक की जरूरत है। अगर बिल्कुल। नहीं लेंगे तो आपको बता दें कि इस साल कम से कम एक समय ऐसा आया कि मेरे पास 10-15 बच्चे ऐसे आए जो कि सीजर थ्रो कर रहे हैं, मिर्गी फरका जो लोकल भाषा में, हम्म। उनमें देखा तो सोडियम बहुत कम था।
और ज्यादातर का कारण यही था कि सोडियम कम था शरीर में। नमक दिया ही नहीं गया हाँ, था। नमक नहीं दिया। तो ओ, उसमें हर चीज का बैलेंस लेके चलना है, कि नहीं कि कोई कुछ बोल रहा है हम एकदम बोले हमने नहीं खाएंगे, खाइए लेकिन उसको एक लिमिटेड मात्रा में खाइए कि आपको उस पे उसका बैड इफेक्ट आपके शरीर पे ना हो। एक चीज और डॉक्टर साहब, जब भी मौसम बदलता है, हम्म क्योंकि हमारे यहाँ तीनों मौसम हम्म ठीक ठाक रहता है, हम्म तो जब भी मौसम बदलता है तो बच्चों को मैंने देखा है कि उनको एलर्जी का जो डिजीज होता है वो अक्सर हो जाता है। हम्म। तो इसको प्रोटेक्ट कर, इस न हो एलर्जिक डिजीज बच्चों को, इसके हम्म। लिए गार्जियंस को क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि जो हमारा शरीर है बना हुआ है, इसमें जब भी मौसम बदलता है तो हमारे पास जो 3 मौसम है, इसमें एक सीक्वेंस होता है कि ऐसे टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर फिर बारिश घटेगा, होगी, हाँ फिर नीचे बिल्कुल घटेगा, आएगा। हाँ बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है कि शरीर को एडजस्ट धीरे-धीरे करता है। और जब मौसम बदलता है और कई चीज़ें नई-नई हमारे एनवायरनमेंट में आती हैं उस समय, हम्म है ना? तो हमारा बॉडी का ऐसा बनावट है कि कई चीज़ों को बाहरी चीज़ समझ लेता है, फॉरेन बॉडी समझ लेता है। हम्म तो जैसे कि और कई वायरस होते हैं जो कि अलग-अलग समय पे आते हैं, इसमें मौसम में शामिल होते हैं। और बच्चों में बेसिकली होता तो सबको सर्दी-जुकाम है, हम्म लेकिन बड़े लोग थोड़ा बर्दाश्त करते हैं, बच्चे जल्दी परेशान हो जाते हैं। उसका रीज़न कई है। एक तो बच्चे की हाइट कम होती है, 5 साल तक ये सब ज़्यादा होता है, और इन सब का जो वायरस का लेवल होता है, बैक्टीरिया का ड्रॉपलेट जो होते हैं, नीचे के लेवल में होते हैं। तो हम्म। बच्चों को खेलते-कूदते और बच्चे ज़्यादा एक-दूसरे के नज़दीक रहते हैं, तो उनको ज़्यादा ये पकड़ते हैं। अच्छा। तो ये नॉर्मल चीजें हैं। सर्दी आना कोई बीमारी नहीं है, नहीं है। फीवर आना कोई बीमारी नहीं है। बीमारी। सिम्टम शो करता है कि हमारे अंदर कोई अटैक किया है। और जो टेम्परेचर हमारा बॉडी अपना बढ़ाता है, वो इसलिए बढ़ाता है कि जो भी वायरस बैक्टीरिया शरीर के अंदर है उसको नेचुरल तरीके से हम इसको मार दें। मारते हैं, हाँ। क्योंकि जब भी टेम्परेचर हमारा वहाँ 100 403 जाएगा, तो जो उनका होता है, जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उनके लिए थोड़ा समय उनको हमारा शरीर मारने की कोशिश करता है। और वो उसमें काफी हद तक इसी तरह वो डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि बड़े लोग तो मेडिसिन नहीं लेते हैं, उनको मतलब फीवर आता है और वो डाउन हो मतलब जाता है। कि अगर सर्दी जुकाम आए हाँ, तो और घबराना नहीं है। नहीं नहीं घबराना है। और दूसरी सर्दी जुकाम हो गया, हाँ। सर्दी आना, छींकना, ये तो उसको बाहर निकालने का तरीका है। हम्म। खांसना है, हमारे मान लीजिए कि रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट के नलियां हैं, हम्म इसमें अगर वायरस कोई जाता है, वहां सिक्रीशन आता है। पहले तो हमारी जो बॉडी होती है सिक्रीट करती है, उसमें कई तरह की ग्रंथियां होती हैं जो इम्यूनिटी के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं। कुछ एंजाइम सिक्रीट करती हैं जो उसको बाइंड करते हैं। और जब वो सिक्रीशन ठीक होता है या अंदर होता है, वो फंसता है, तो उसको निकालने के लिए खांसी आना, छींकना, ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस है। अच्छा। ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस हैं, इसीलिए अभी ये हो रहा है कि खांसी की सिरप कम से कम बच्चों में देना है। हम्म लेकिन अब बात है कि दोनों चीज है। अब आपका बच्चा रात भर नहीं सोएगा तो आपको अच्छा हाँ तो लगेगा हाँ नहीं, परेशान बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। डॉक्टर के पास भी जाएंगे, एक बार दवा दिया, 2 बार दवा दिया, फिर आप ज्यादा परेशान है तो वो भी एक लेवल को ऊपर दवाई देने लगता है कि भाई रिलीफ होना चाहिए किसी को। हम्म तो उस मेडिसिन से भी बहुत ज़्यादा किसी को दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आप जो भी मेडिसिन खाते हैं 5 दिन 7 दिन, उसके बाद फिर आपकी बॉडी जो भी उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है उसको धीरे धीरे एडजस्ट कर लेती है, नॉर्मल हो जाता है वो। तो खांसना नेचुरल फिनोमिना है, सर्दी होना नेचुरल फिनोमिना है। जो भी चीज़ हमारे अंदर मान लीजिए धूल कण आते हैं तो उसको क्या हो, हमारा बॉडी है उसको फॉरेन बॉडी समझता है, उसके प्रति रिएक्ट करता है। जैसे मेरा बेटा अभी 10-11 साल का है। हाँ अभी मैं, चूंकि आप कह रहे हैं तो मुझे याद आ गया। हाँ अभी वो, मैं पिछले 10-15 दिनों से देख रहा हूँ कि जब जगता है सुबह में तो वो लगातार 10-12 बार छींकता है। हम्म। तो इसको मतलब ये नॉर्मल माना हाँ, जाए? इसको नॉर्मल मान मान सकते हैं। हम्म। अगर उसके अलावा कोई उसको नहीं, और कोई दिक्कत हाँ, नहीं है, बस वो छींकता है हाँ, रोज वो सुबह, बहुत जगेगा तो दिक्कत नहीं पक्का है। 10 बार 12 बार हाँ, छींकेगा तो वो ये एकदम लगातार। थोड़ा-सा वो क्या होता है, कभी-कभी क्या होती है कि जैसे कि फॉरेन बॉडी हमारे पास आती है, हम्म तो हमारी जो सबके शरीर का रिस्पॉन्स होता है अलग-अलग। जैसे कि हम नॉर्मली होता है कि कोई हमको थोड़ी कोई बात बोल दिया और हम बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर गए। कोई है कि आप बात बोले और आप बर्दाश्त कर गए। तो किसी-किसी की शरीर होती है, जो प्रोसेसिंग होती है उसका इम्यून रिस्पॉन्स का, वो उसको एनालाइज़ करता है कि जो फॉरेन बॉडी आया है उसको कितना उसके प्रति हमको रिएक्ट करना है। हम्म तो जो आसानी से रिएक्ट करता है वो कम उसको सर्दी बुखार होगा। और जो बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, हर बार रिएक्ट कर देता है, तो क्या होता है, ओवर रिएक्ट हो जाता है। हम्म तो कभी-कभी ओवर रिएक्ट करना थोड़ा-सा परेशानी हो सकता है। तो उसमें ही हम लोग एंटी एलर्जिक वगैरह मेडिसिन थोड़ा दे देते हैं कि वो थोड़ा एलर्जी उसका लेवल कम होता जाए।
और जो बार-बार किसी से एलर्जी होती है तो हम लोगों के शरीर में एक एंटीबॉडीज होती है, आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, तो उसका लेवल थोड़ा हाई होता है। तो अगर आप उसको एंटी एलर्जिक मेडिसिन वगैरह देते हैं तो वो धीरे-धीरे सप्रेस होता है और जो रिएक्शन है वो थोड़ा कम होने लगता कम है। होने लगता तो कभी-कभी मेडिसिन ज़रूरी होता है, और ये नहीं कि आप 2 बार छींके और चले गए मेडिसिन है। लेने, नहीं नहीं ये नहीं। तो नॉर्मल इम्यूनिटी जी है। जी बिल्कुल। और ये होना भी चाहिए, नहीं होगा तो फिर जो आपके अंदर फॉरेन बॉडी आई है उसी में रह जाएगी और आपको बाद में निमोनिया होने लगेगा। जी और निकालना ज़रूरी है। खाँसी, सर्दी होना, ये हमारे फीवर होना हमारे शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स है। बहुत बढ़िया, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब एक चीज़ और है, हुँ, जैसे कि लोगों का कहना है बक्सर में हुँ, कि जो आपकी जो आपका जो ये में है, यहाँ पे लोगों का कहना है कि इलाज बहुत महंगा है। हुँ, हुँ। कई लोग का ये कहना है कि एकदम मतलब महंगा दवाई, इलाज महंगा, सो सामान्य व्यक्ति जो है वो नहीं पहुँच, उसके पहुँच के बाहर हुँ, हुँ, हुँ। है। इस पर क्या कहना हाँ, चाहिए? अच्छा, अच्छा। नहीं, ये बहुत बढ़िया सवाल है और ये ज़रूरी है। हम भी सोचते हैं कि ये लोग पूछें हमसे, जी और बिल्कुल। जब तक हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे लोग बिल्कुल जानेंगे नहीं, नहीं। अब कई लोगों से जब हाँ, मेरी हाँ। बात हुई कि भाई हुँ, हम हुँ। लोग डॉक्टर साहब का पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, तो हुँ, लोगों ने हुँ, कहा कि नहीं, हुँ, जरूर हुँ, हुँ। पूछिएगा भाई, हाँ, हाँ। बहुत इलाज बहुत महंगा है। हाँ, तो देखिए 2 टाइप का इलाज है। जैसे कि बेसिकली सबका जो यहाँ पे डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन, मतलब पहले से यहाँ पे हमारे आने से पहले 4 पीडियाट्रिशियन थे, हम्म ठीक है? और 2 हमारे आने के बाद भी 2 लोग आए। हम्म तो 2 टाइप की सर्विसेज़ हैं, एक तो ओपीडी सर्विस होती है, हम्म जैसा कि आप जानते हैं, हम्म और दूसरा इमरजेंसी सर्विसेज़ होती है। हम्म ओपीडी सर्विसेज़ में आप आते हैं, तो देखिए ओपीडी सर्विसेज़ में मेरा भी 500 फीस है, और यहाँ पे भी और पीडियाट्रिशियन उनका 500 ही फीस है। हाँ अब आप और लोगों से पूछिएगा, बिल्कुल, नहीं अगर नहीं, जाते सही होंगे सही तो बात पता है, इतना करिए। इतना तो तो पता है, हाँ हाँ, तो बिल्कुल। ये तो महँगा नहीं है, नहीं ठीक है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ है कि अगर ₹500 फीस हमारे यहाँ देते हैं, हम्म तो आपको क्या है कि देखिए इतना बड़ा चेम्बर आपको मिलेगा, हम्म इतनी सारी इसमें लाइटें जलती हुई दिखेंगी, हम्म इतना बड़ा रास्ता दिखेगा, हम्म इतने सारे काम करने वाले इसमें दिखेंगे, वो 500 फीस हम्म है। इतना बड़ा बिल्डिंग दिखेगा आपको, सेटअप है। जिसके अंदर आने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चा को हम इसके अंदर लेके आते हैं तो उसकी तबीयत आने के बाद बहुत सारा उसमें परिवर्तन हो जाता है, आराम हो जाता हम्म है। तो जो इलाज होता है उसमें केवल मेडिसिन का ही रोल नहीं होता है, एक वातावरण भी क्रिएट करना है। तो उस ₹500 फीस लेके हम इतना बड़ा वातावरण क्रिएट करते हैं। अब और जगह ₹500 फीस दे के आप देखिए क्या-क्या मिलता है, ठीक है? तो इस मामले में तो लगभग में सब बराबर हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ हो गई, इमरजेंसी सर्विसेज़ होता है, आईपीडी सर्विसेज़ होता है, हम्म जिसमें कि पेशेंट एडमिट होते हैं। तो जब तक हम लोग यहाँ पे पीडियाट्रिक सेंटर नहीं खोले थे, तब तक ज़्यादातर लोग 8 बजे तक ट्रीटमेंट करते थे, उसके बाद पेशेंट घर चला जाता था। हम्म तो अब होता है कि रात को जो इमरजेंसी सर्विसेज आते हैं, हम्म मान लीजिए कि आपने दिन भर इलाज किया, रात को डायरिया ज़्यादा हो गया, पानी ज़्यादा निकल गया, रात को उसको आईवी फ्लूइड सलाइन वगैरह लगाना, तो एडमिट तो करना पड़ेगा, या कहीं से वो रेफर हो गया तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। तो इसमें भी 2-3 टाइप की चीज़ें हैं। देखिए जनरल वार्ड है मेरे पास, जनरल वार्ड में लोग आते हैं, 500 से लेकर 2000 तक चार्ज है उसका, ठीक है? डिपेंड करता है कैसा आपका सिचुएशन है। सिचुएशन अगर है। मान लीजिए नॉर्मल है, पानी दवाई लगाना है, ₹500 रात भर दिया, चला गया। तो इसमें कभी आपको 5 पेशेंट भी होगा, कभी 1 पेशेंट भी होगा, कभी 10 पेशेंट भी होगा, कभी नहीं भी होगा। नहीं भी होगा। और इसमें हम जो स्टाफ रखते हैं, वो तो उतना ही रहेगा। ये तो चेंज नहीं होगा कि भाई 20 जाइए, जिस दिन आया उस दिन हम 20 ठो स्टाफ रख देंगे, ना बिल्कुल आज जिस बिल्कुल। दिन नहीं आया उस दिन सबको घर भगा देंगे। ना बिल्कुल। आप ये सोच लीजिए कि एक इस हॉस्पिटल में 60-70 लोग काम करते हैं। तो 60-70 लोगों की नौकरी भी तो यहाँ पे है। उनका भी तो घर यहीं से चलता है। उसके निश्चित। बारे में भी हमको सोचना पड़ता है। बिल्कुल सोचना तो और ये पड़ेगा। सौभाग्य की बात है कि ये 60 लोग कहीं और जाके नौकरी करते हुए बक्सर में नौकरी करके शाम को अपने घर चले जाते हैं। चले जाते हैं बिल्कुल। तो 60-70 लोगों को यहाँ पे सर्विस में मिल रहा है। अब वो यहाँ पे रात भर ड्यूटी करता है। अगर रात को मान लीजिए कि हम ₹500 भी किसी को एडमिट करके ले लेते हैं, 4 आदमी होगा तो हमको ₹2000 मिलेगा। आप इतना बड़ा रात भर सिस्टम को हमको चालू करके रखना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बंद कर देंगे तो ही बंद हो जाएगा, लेकिन चालू करके रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कितने मरीज आते हैं, और उन्हीं से लेकर के हमको खर्चा सबको देना। तो जिस जो दिन में कहीं पे वहीं पानी चढ़वाया होगा या मेरे यहाँ ही चलाएगा, दिन में तो कोई चार्ज नहीं लगता है। अब रात को तो कहीं भर्ती हुआ नहीं है कि ₹500 कहीं दिया है, तो ₹500 भी यहाँ देगा तो उसको लगेगा अरे! तो यहाँ पे फ्री में काम होना चाहिए, तो ₹500 लगता है, अच्छा ये तो मामला है। महँगा लगेगा, बिल्कुल। ठीक है।
अब ये आ गया नॉर्मल जनरल वार्ड की सर्विस, 1000 भी देगा तो उसको महंगा लगेगा, लगता है, क्योंकि जो नहीं दिया है उसको लगेगा। लगेगा। लेकिन आप ये देखिए कि इतना बड़ा सिस्टम गार्ड से लेकर, अब अगर हम 8 बजे के बाद इसको बंद कर देते हैं तो ये खर्चा हमारा बंद हो जाएगा, नहीं लगेगा, अपना घर पे हम भी आराम करेंगे। लेकिन जैसे ही इसको एक्टिवेट आप करते हैं, ये खर्चा हमारा गिरता है, और वो हम किससे लेंगे? तो बिल्कुल पब्लिक जाहिर से ही बात है, लेंगे, जो पब्लिक जो से आएगा है उसी से उसी लेंगे। से लेंगे, बिल्कुल। दूसरी चीज ये समझिए कि कई लोग ऐसे आते हैं कि दिन भर होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक दवाई खिलाएंगे, और रात को जब 12 बजे आएंगे तो मेन डॉक्टर साहब को खोज। अब एक डॉक्टर साहब हैं, दिन भर ओपीडी सर्विस दिए हैं, रात को 11 बजे तक देखें, फिर 12 बजे तक आएंगे, तो सुबह 9 बजे तक तो मुश्किल होगा, फिर रात में हमारे पास इमरजेंसी सर्विसेज है। तो ये अचानक जो डिमांड बढ़ती है ना, कि नहीं भाई हम दिन में तो कहीं से एक टेबलेट ले खिला दिए, रात को हमको मैंने डॉक्टर चाहिए। आप फीस मत दीजिए, आए हैं जो यहाँ पे हमारे पास काम कर्मचारी हैं, आप उससे दवाई लेके चले जाइए। और सर्दी बुखार खांसी यही ना होगा, तब दिन में नहीं होगा तो यहाँ पे आप लेके चल जाइए, 1 रुपया फी नहीं है। आएंगे पैरासीटामोल दे देगा, अगर उल्टी होगा तो उसका दवाई दे देगा, क्योंकि जो यहाँ कर्मचारी हैं 8-8 साल से, हमारे यहाँ कर्मचारी जल्दी छोड़ के जाते नहीं, जो आ जाते हैं। तो हमारे पास घर की तरह वातावरण होता है, तो जो भी आया लगभग में 90% वही है, जो कि 8 साल से यहाँ पे सीख रहे हैं और वहीं काम कर रहे हैं। तो वो दवा देते हैं, बोल देते हैं कि सुबह आके डॉक्टर साहब को दिखा दीजिए, तो आपको 1 रुपया खर्चा नहीं लगा, मेडिसिन लीजिए, और कहीं से तो आप मेडिसिन लेंगे ही। अब रात को फीवर आ रहा है तो मेडिसिन लेंगे। दूसरी चीज, अगर डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, डॉक्टर साहब कहीं हैं अगर आएंगे, तो इमरजेंसी चार्ज हमारा 800 रुपये नाइट में। वो और डॉक्टरों का भी सेम लगभग में है, जो भी रात को इमरजेंसी तक, इसमें कहीं महंगा नहीं। तीसरी चीज ये आती है कि जो हाई फाई सर्विसेज होती है, जो पेशेंट रेफर हो गए, अब मान लीजिए हमारे पास पेशेंट वेंटिलेटर वाला आएगा, तो देखिए वेंटिलेटर बहुत महंगा है। हमारे पास टोटल मिला के जो मशीनें हैं, अगर इस सारे का कैलकुलेशन करिए तो आप 1.5-2 करोड़ रुपया की मशीनें हैं। मशीनें 1.5 करोड़, हाँ 1.5 करोड़ के आसपास मशीनें होंगी। और इस सारे का जो मेंटेनेंस चार्ज लगता है, 8 से 10% लगता है। कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल कवर लेते हैं तो 8% आप लगभग में लगता है सालाना। हाँ सालाना। तो अगर 1.5 करोड़ का मशीन है तो आपको 12 लाख, हाँ 15 8 20 12 लाख आपको देना है सर्विस चार्ज, चाहे वो खराब हो ना हो, चाहे वो एक दिन यूज हुआ हो और नहीं यूज हुआ। समझ में आ गया, मतलब समझ एक गए? साल में ये चार्ज आपको देना ही हाँ देना देना है। है। अब उसके बिल्कुल बाद आपका अगर 60 लोग काम कर रहे हैं निश्चित तो उनकी आपका सैलरी उसका सैलरी देना है। एकदम एकदम बिल्कुल। आप इतनी बड़ा बिल्डिंग है, इसमें अगर लाइट बंद भी कर दीजिए तो तार जलता है ना, इसका अच्छा खासा बिजली का बिल आता बिल है। वो तो आता है, बिजली का बिल्कुल। बिल इलेक्ट्रिसिटी वाला आपको बता देगा क्या आता है। क्या आता है, बिल्कुल। जनरेटर चलता है उसका बिल आता है, ये सब खर्चा कहाँ से लेगा? हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आके वेंटिलेटर, जो मरीज नहीं कहता है, जो हमारे पास एडमिट होके गया है और जो भर्ती है, अब उससे जाके पूछिए, वो कभी नहीं बोलेगा कि महंगा है, वो बोलेगा कि सबसे सस्ता है। होता क्या है, दूर से लोग बोलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बिल्डिंग देखते हैं तो उनको डर लगता है कि भाई अंदर जाएंगे तो बड़ी ज्यादा खर्चीला काम होगा। कई लोग तो आके दरवाजे से भाग जाते हैं, ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और आप हाँ, जैसे कि हम लोग बड़े दुकान में कभी घुस जाते हैं तो लगता है कि यार यहाँ पे लग रहा है कि बड़ी ज्यादा खर्चा हो जाएगा, निकल चलो धीरे से। तो ये बिल्कुल होता है। आप वेंटिलेटर पे आते हैं, वेंटिलेटर को आप देखिए, जनरल आदमी वेंटिलेटर का मतलब नहीं समझता है। वेंटिलेटर उसको लगता है जो सांस ठीक से नहीं ले रहा है। तो जो भी हम वेंटिलेटर जैसे ही स्टार्ट करते हैं, यूज करते हैं, तो उसकी जो सर्किट होती है, आप इसलिए 6000 वेंटिलेटर, मेरे पास 30 लाख का वेंटिलेटर है बता रहा हम्म हूँ। उसकी सर्किट आपको 4000 के आसपास की लगती है। हम्म उसको स्टार्ट करने के लिए 4000 रुपया की सर्किट लगेगी, हम्म 5000 का उसमें फ्लो सेंसर लगता है, हम्म, ठीक है। उसके अलावा जितने भी उसके इक्विपमेंट है जो इधर जुड़ते हैं तार टाइप के, आप देखेंगे सब पैसे से हैं। तो ओह, आप अगर टोटल मिला के 8000 रुपया आप खर्चा कर रहे हैं उस पर, और एक दिन का हमारा वेंटिलेटर सहित पूरा चार्ज 8000 रुपये, टोटल चार्ज होता है 8000। तब तो ये कहा जाएगा कि मिनिमम में आप प्रोवाइड करवा रहे मिनिमम हैं। में देखिए, जो भी है ना, वेंटिलेटर चलाने में, इमरजेंसी सर्विसेज में मेरे को बेनिफिट नहीं होता। हम्म ऊपर वाले की मर्जी से यहाँ पे इतने मरीज हैं हम्म कि इसी से हमारा बेनिफिट है, और सब डॉक्टरों का यही बेनिफिट है। या बस किसी को हमने ऑक्सीजन पे भर्ती कर दिया तो उसमें थोड़ा फायदा हो जाए। जैसे ही हाई इक्विपमेंट चलाते हैं, मेरे को फायदा नहीं होता है उसमें। घाटा होता है, हाँ घाटा होता है, घाटा होता है। लेकिन मतलब। जान बचानी है। अब आप बिल्कुल इसी बिल्कुल। 8000 वाला वेंटिलेटर, आप कहीं भी पूछ लीजिए फोन करके, वेंटिलेटर लगा के आप कितना चार्ज लेंगे? 12,000 से कम नहीं लेगा, 10,000 से कम नहीं लेगा। या तो सर्किट आपसे खरीदवा लिए, तो हमारा भाई
4,000 बच गया, हम्म, वही चीज है। तो बहुत बढ़िया घर से कोई लगता है तो भाई बोलते हैं क्या सर्किट दे दो, वो भी नहीं देगा जल्दी। तो बोलता है बाहर जाए, कौन बोलता है? जो बढ़िया घर का होता है वही बोलता है खर्चा ज्यादा हो गया। जो कमजोर लोग हैं यहाँ पे, आप ऊपर, आपको हम एक बार अपने साथ राउंड पे घुमा देंगे, जी जी। वो कभी नहीं बोलते हैं कि महंगा है। वो हम्म आपको बता रहे हैं कि वो पैर भी छूते हैं कि भैया हमारा बच्चा ठीक कर दिया, एकदम बढ़िया से हो गया। हम्म उनसे दिक्कत नहीं होती है जिनके पास पैसा है। आपको बता रहे हैं कि एक बहुत बढ़िया सज्जन थे, हम्म उनका बच्चा हमारे पास एडमिट हुआ, बहुत सीरियस हालत में था। हम्म बताते हैं कि हमने उनको 3 मशीन लगाया, हम्म एक क्रिटिकल थेरेपी लगाया, हम्म जो कि क्रिटिकल थेरेपी बहुत रेयरली कोई चलाता है, रेयरली। आप क्रिटिकल थेरेपी आपको लिख के दे देंगे, आप पूछिएगा बड़े बड़े शहरों में, अभी हम्म, पटना में कोई नहीं चलाता, बनारस में कोई नहीं चलाता है, अच्छा। नहीं चलाता है, क्योंकि उसमें फायदा ही नहीं होता। उसमें जो रैप लगाते हो 64,000 का रैप पे बच्चे को आपको सुला के आपको 4,000 रोज लेंगे, 4 दिन का 16,000 आप देंगे, और गाली देकर अंत में चले जाएंगे, बड़ी महंगा इलाज हो। अब आप ये नहीं ना जानते हैं कि डॉक्टर साहब जिस पे हमारे बच्चे को सुलाए हैं वो 64,000 रुपए का 64,000 रुपए का है, बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात। उस पे ब्लड थोड़ा गिर गया, जाएगा सफाई करने वाली उस पे एक बार मार देगी, उसमें से छेद हो जाएगा, पानी रिसने लगेगा, वो बेकार हो जाता है, रैप होता है। तो अब ये सब लाना था कि आर्मी के बैकग्राउंड से मैं था, मैं सोचा कि लोगों को बहुत बड़ी सुविधा दे दिए, लेकिन लोगों मेरे खुद लगा कि लोग बोल रहे हैं कि भाई महंगा है, तो मैं ये सब मशीनें धीरे धीरे डाउन कर दिया। आज के समय में एक दो चलाता हूँ, और वो भी बंद कर दिया, क्योंकि पब्लिक खुश है कैसे कि भाई अब कम में बढ़िया इलाज करिए, वही चीज। इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड का मैं पहला हूँ पूरे बिहार में। एक वहाँ पे महावीर वत्सयालय है पटना में, उसके पास था, एक मेरे पास। उसकी जो नाइट्रिक ऑक्साइड की जो सिलेंडर होती है, हम लोगों को 25 से 30 हजार की पड़ती है, 25 से 30 हजार की पड़ती है। और वो लगती किसको है? जिसको कि सारा सिस्टम जब काम करना बंद कर दिया, तो अंतिम होता है कि भाई इसको ये वाला लगा के दे दो। देखो। और तो वो वाला लगेगा तो कितना बचेगा कोई ठिकाना नहीं। 25 हजार की आप सर्किट खोल के पेशेंट से 10 हजार भी ले लिए, वो थोड़ी जानता है कि 25 हजार के खुले, उसको लगेगा कि बहुत महंगा है। उसके बाद वो निकल भी जाएगा, आपको गाली भी दे के जाएगा, खुश होकर तो जाएगा नहीं। लेकिन आप अब उसको देखिए भाई कि आपका तो खर्चा हो गया सर, सिलेंडर एक बार खोल गया तो अगला मेरे अगर नहीं आया तो धीरे धीरे एयर लीक कर जाएगा, लीक करके वो खत्म हो जाता है। आप ऑक्सीजन सिलेंडर एक बार यूज करके घर पे रखिए, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। वैसे ही इनहेलेड नाइट्रिक ऑक्साइड का तो इस सारा व्यवस्था में लेके आया था बहुत पहले। एक ना इमोशनली अटैच हो गया आदमी काम करता है कि भाई किसी तरह जो हमारे पास है, मान लीजिए मैं मानता हूँ कि मेरा ही बच्चा है, तो कौन सा इलाज करेंगे, सबसे बढ़िया। और आदमी कहता है कि जान बच जाए यार, कुछ भी लग जाए, लेकिन जान बचने के बाद वो नहीं बात बोलता है, ये बोलता है कि यार ये तो बहुत लगे। असली मामला पैसे का है। पैसे का हो जाता है, और बिना उसके कोई नहीं देता है। आपको इतनी छोटी छोटी, कभी आपको मैं वीडियो बना के भेज दूंगा, इतनी छोटी छोटी इक्विपमेंट उसका खराब होता है, 3-3 लाख रुपया लगता है। और आके 3 लाख में आप कहेंगे 2,09,99 ले लो, 9,000, 99,999 ले लो, तो नहीं लेगा। बोला कि भाई ये तो अमेरिकन है, वहीं से बन के आता है, इसमें 1 रुपया कंसेशन नहीं होगा, उस पर 18% जीएसटी भी लगेगा। तो जो जिसके बच्चे को हम जान बचा दिए, 50,000 रुपया हमको दे के गाली चला गया, और हम अपना वेंटिलेटर बनवाते हैं, 3 लाख रुपया दे देते हैं, तो हमारे मुंह से वो भी नहीं निकलता है। ये किसके लिए बनवाते हैं? लोगों के लिए बनवा। आपके लिए बनाते हैं। निश्चित निश्चित, इसमें कोई शक तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि भाई दिन भर अगर हम परिश्रम करते हैं तो बिल्कुल पैसा चाहिए तो हम चाहिए। कमाते हैं, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल सर लेकिन ये चाहिए। नहीं है कि जो महंगा चीज है उसी में हम कमाते हैं, वो नहीं, उसमें नहीं कमाते हैं। वो जो तो सस्ता इसलिए है है उसमें कमाते कि हैं। उसी के चलते हमारा ये पेशेंट हुआ है। अगर हुआ है। मान लीजिए हम वेंटिलेटर लेके नहीं आते, बहुत बड़ा सिस्टम लेके नहीं आते, हम्म तो यहाँ तो डॉक्टर बहुत लोग बैठे हैं, हम्म, एक दो डॉक्टर के अलावा तीसरे डॉक्टर का कोई नाम ही नहीं जानता। हाँ बिल्कुल सही। उसी के चलते लोग जाने, उसी के चलते ओपीडी आया, उसी के चलते सर्विस मिला। तो कहीं ना कहीं योगदान उसी का है कि जो जिससे हम इस लेवल तक पहुंचे। लेकिन ये नहीं है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो महंगा हैं। आप देखिएगा ऊपर जाइएगा, वहां पे स्टाफ काम नहीं करता हम है, गए इतनी हैं, गए बड़ा हैं, देखा है व्यवस्था मैंने, है। सब देखा। और ये सब अच्छे खासे लोन पे मिलते हैं इक्विपमेंट, इतना पैसा आदमी के पास एकाएक नहीं हो जाता है नहीं कि हो सारा जाता है। कुछ खरीद लेगा सब। और वो भी इक्विपमेंट लोन महंगे। कोई बजाज से लोन लिया आदमी, जो कि जल्दी दे दे भाई, उसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत ना हो। अब तो देने वाले बहुत तैयार हो गए, शुरुआत में तो ये होता है कि किसी तरह हम्म। लोग अवेलेबल कर दें। ओवरऑल देखिए महंगा नहीं है हॉस्पिटल। अब आप जिस टाइप की मेरी सर्विसेज हैं उसको और लोगों से तुलना करेंगे तो महंगा तो लगेगा ही। महंगा अब लगेगा। वेंटिलेटर कोई चलाएगा ही नहीं, अब वेंटिलेटर हमारे पास चलेगा तो महंगा लगेगा। इस शहर में एक दो लोग और वेंटिलेटर अब चलाए हैं। अब आप
ऐसे मतलब हमारे यहाँ कभी आ करके ऑफिस में पूछिए कि आपके यहाँ वेंटिलेटर पे बच्चा रहेगा तो कितना चार्ज लगेगा, और 2-3 जगह आप घूम के पूछिए कि आपके यहाँ वेंटिलेटर रहेगा तो कितना चार्ज लगेगा, सबसे सबसे हमारा 3,000 कम है, सबसे सस्ता होगा 2-3 हज़ार रुपया हमारा। तो ये होता है, जो भी इमरजेंसी डॉक्टर होता है वो थोड़ा उसका नाम बदनाम होता है। नहीं नहीं डॉक्टर हाँ साहब, इन सारी चीजों के बाद आप जो सर्विसेज दे रहे हैं बक्सर के लोगों को, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत बड़ी बात है हाँ। कि जो फैसिलिटीज खोजने के लिए लोग पटना बनारस जाएंगे, हम्म। वहां भी रेयरली मौजूद हैं अब वो हो गया, फैसिलिटी। आप लोग अपग्रेड कर लिए, हाँ, अब तो अब सिस्टम। वही तो वो हाँ चीजें आप बक्सर में दे रहे हाँ, हैं और उससे कम कीमत पे प्रोवाइड कम करवा कीमत रहे पे हैं, दे तो रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जबकि जाएगी खर्चा बक्सर मेरा में। ज्यादा है। जी बिल्कुल मान बिल्कुल। लीजिए वेंटिलेटर खराब होगा तो बनाने वाला कहाँ से आएगा, पटना से ही तो आएगा, यहाँ तो है नहीं। आने का उसका किराया भी देना होगा, सर्विस चार्ज देना होगा, तब वो आएगा निश्चित हमारे निश्चित, पास। बिल्कुल बिल्कुल। वहां वालों को क्या है कि वहीं बन जाएगा, तो खर्चा ज्यादा है, हम्म, लेकिन फिर भी बचत है। देखिए, अगर उसको हम बंद कर दें तो हमारा बचत ज्यादा होगा, बचत ज्यादा होगा, क्योंकि ओपीडी देखिए, आप पैसा दिए आप चले गए, कुछ ओपीडी से देखिए, ओवरऑल जो डॉक्टर जो हॉस्पिटल चलाते हैं उनको अगर एक जगह से सोचें कि उनकी बचत है, खर्चा चल जाएगा, नहीं चलेगा। कुछ आपको ओपीडी से बचत होगा, कुछ मेडिसिन से बचत होगा, कुछ जांच से बचत होगा, सब मिला के कुमुलेट होगा, तब हम आपको सर्विस, अच्छा सर्विस दे पाते हैं। बहुत बहुत हाँ। आपने जो जानकारियां दी डॉक्टर हम्म। साहब, ये जानकारी मुझे लगता है कि बक्सर में अभी नहीं थी लोगों के पास, ना नहीं और इस है। वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें लोगों को पता चलेंगी हाँ कि आप जो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको कितनी मेहनत से आपने यहाँ पे खड़ा हाँ, किया हाँ है। खड़ा किए बहुत मेहनत से, जब हम खड़ा करे तो उसमें तो मेरे परिवार वाले भी मेरे अगेंस्ट थे। अरे नौकरी 1.5 लाख रुपया कमाने, तनख्वाह वाला नौकरी, हम्म गाड़ी, हम्म सारा नौकर, हम्म सारा व्यवस्था छोड़ करके आकर के इस शहर में आके हम घुस गए अचानक आकर के। हम्म। हम मेजर रैंक पे मैं नौकरी कर रहा था, वो सारा कुछ छोड़ करके फिर जा करके पढ़ाई करना, तब तक जो इतने कमाए थे वो सारा कुछ पढ़ने में खत्म हो गया। खत्म हो गया बिल्कुल। खत्म हो गया, 3 साल पढ़ने में फिर खत्म हो गया। हम्म। क्योंकि जो बड़े लेवल पे रह लेता है, जिसके साथ 4 ठो नौकर रहते हैं, 4 ठो गार्ड रहते हैं, वो अब लो लेवल पे आता है तो उसको बहुत दिक्कत दिक्कत होती है। होती है। तो सारा कुछ छोड़ के फिर इस शहर में आके घुस जाना। अब मैं देखिए, मैं तो मेजर रहा हूँ, तो मेरी जो रहन सहन है ये तो एक स्टैंडर्ड में रहेगी। निश्चित निश्चित, ये इसमें तो कोई मैं शक कुछ भी नहीं। करूंगा तो एक स्टैंडर्ड में रहेगी, उस वो कोई शक नहीं है लो इसमें। लेवल में नहीं जाएगी, क्योंकि जिस रैंक पे हम लोग काम किए हैं, उस रैंक की भी तो एक रिस्पेक्ट है। हम्म। उसको बना के रखना हम लोगों को जरूरत होता है। हमारे हम्म पास गार्ड रहेगा, हमारे पास गाड़ी अच्छा रहेगी, चाहे कम कमाए चाहे ज्यादा कमाए। एक चीज और है कि जैसे कि हमने बोला ना कि 3 चीजें हैं, एक तो खान पान हो गया, एक लगातार अपना जो है हम लोगों को फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है, डेली करते रहना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप 1-2 दिन जाके 10 किलोमीटर दौड़ के आ गए, 8 दिन सो गए, तो वो नहीं होगा। आप जो भी काम करते हैं उसको कंटिन्यूअस करते रहिए। तीसरी चीजें हैं जो फैमिली रिलेशन, परिवार में एक दूसरे से संबंध है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसको बेहतर बना आप के सब रखना है। कुछ ठीक हैं, अगर आप टेंशन में जी रहे हैं तो आपको बीमारी जरूर पकड़ेगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबसे है कि जिसके साथ आप बैठिए उठिए, जिसके साथ आप रहते हैं उसके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। टेंशन में रहने से समस्याएं बढ़ जाती हैं, और यही सबसे जरूरी है। इसीलिए मैं जब भी आपको फेसबुक पे पोस्ट डालूंगा, कुछ भी हमारा देखेंगे, तो मैं एक जो भी रिलेशन होता है उसको बनाने वाला पोस्ट डालता हूँ। ये आजकल बिल्कुल आप होना देखते चाहिए। हैं कि आप रील देखेंगे, ओ हस्बैंड वाइफ को गाली दे रहा है, वाइफ हस्बैंड को गाली दे रहा है, ये वाला रील बनाना लोगों को फेमस जल्दी कर देता है और लोग डालते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपके बीच में कड़वाहट पैदा होती है। तो जो भी लोग हैं समाज में, अगर इस टाइप का पोस्ट डालते भी हैं तो उसको पॉजिटिव जोड़ने वाली पोस्ट डाला जाए, ना कि उसमें तोड़ने वाली चीजें डाला जाए, जो कि लोगों के बीच में टेंशन बहुत बड़ा क्रिएट पॉजिटिविटी करता है। पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर। हाँ हाँ, अगर आप डालते हैं अपने वाइफ के साथ ही पोस्ट डालते हैं तो उसको पॉजिटिव वे में डालिए कि भाई हम लोगों के बीच में कितना अच्छा संबंध संबंध। है क्या वो तो आप जानते हैं, हम जानते हैं, अलग चीज है, लेकिन लोगों को दिखना चाहिए कि आपका जो संबंध है वो बहुत अच्छा है, ताकि जो देखे उसको भी मैसेज जाए कि नहीं, हमको भी बड़ी अच्छे से रहना है, अच्छे संबंध में, जिसका कि हमारे शरीर पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, सारी बीमारियों से दूर रखने में। एक सबसे बड़ा जो हमारा कारण है और जो हमारे लिए फायदेमंद चीज है, वो हमारे बीच जो इंटर रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे आपका फ्रेंड के साथ हो, चाहे आप जहाँ काम करते हैं वहां पे हो, चाहे आपके अपने परिवार में।
तीन चीजें आपने बहुत महत्वपूर्ण बताई। एक बताया आपने कि खान पान संयमित हो, दूसरा आपने कहा कि जो हमारा फिजिकल एक्टिविटी हो, रेगुलर हो, और मैं तो करता हूँ रोज कम से कम घंटा भर समय शरीर को जरूर देता हूँ। और तीसरा आपने कहा कि रिलेशन जो हमारा हो सबसे महत्वपूर्ण है और उसका हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव होता है। तो इन तीन चीजों को जिंदगी का मूल मंत्र मानकर डॉक्टर साहब से आज हम विदा लेते हैं। फिर कभी मिलेंगे और जरूर बात करेंगे कि इस जो हेल्दी जीवन है उसके लिए कौन कौन से टिप्स हमारे पास होने चाहिए और सबके पास वो होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमको। आपने भी अपना बहुत बहुमूल्य समय देकर यहाँ पे हम तो यही काम कर रहे हैं और बहुत बहुत बढ़िया इनिशिएटिव आपने लिया है जी, और समाज को मैसेज अच्छा जा रहा है और आप इसको कंटिन्यू करिए। आप बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।